हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों कार्बन एवं इसके यौगिक हम लोग पढ़ रहे थे। इसकी एक क्लास कल हो चुकी थी। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा कि दोस्तों ये कार्बन में इतनी ऐसी क्या बात है जो कि हम लोग कार्बन के का पूरे एक अलग चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। जबकि मैंने बताया था कार्बन की मात्रा तो काफी कम पाई जाती है। उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा कि कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजक बंध बनाता है। सहसंयोजक बंध किससे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यानी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं। दोस्तों आप लोग मुझे बताएंगे, क्या यह एक कोवेलेंट कंपाउंड है? क्या यह एक सहसंयोजक यौगिक है? सहसंयोजक यौगिक किसको बोलते हैं? ऐसे यौगिक जिसमें सहसंयोजक बंध होता है। तो देखो कार्बन एक अधातु है, हाइड्रोजन भी एक अधातु है। तो अधातु अधातु के बीच में अगर कोई बॉन्ड बनेगा तो उसे कोवेलेंट बोलेंगे क्या? सहसंयोजक बंध बोलेंगे क्या? जी बिल्कुल सर बोलेंगे। तो कुल मिला के ये क्या है? एक सहसंयोजक यौगिक है। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर समझे, इसका स्ट्रक्चर समझे। देखो आप मुझे बताओ, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, यानी इसके परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 6। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2, दूसरी में 4। चलिए बात करते हैं दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है। तो इसकी पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या हाइड्रोजन अनस्टेबल है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि सर पहली कक्षा की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन की। अगर इसके पास कैसे भी 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसका काम हो जाए। इसके साथ में भी दिक्कत है दोस्तों, बाहरी कक्षा में हम चाहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन 8 नहीं है, 4 ये, तो ये भी दिक्कत है। तो दोस्तों क्या ये और ये आपस में कुछ कोशिश कर सकते हैं क्या? क्योंकि दिक्कत इसको भी है, दिक्कत इसको भी है। सर मेरे पिताजी की तबीयत खराब होने के कारण मेरे पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। कोई बात नहीं पंछी जी, आप पहले पिताजी का ध्यान दीजिए, ठीक है। उनकी जब तबीयत सही हो जाए तब लग जाइएगा, कोई बात नहीं। 2, 4, 5 दिन अगर आप उसमें लगा देते हो कोई दिक्कत नहीं है। पहले उन पे ध्यान दीजिए, फिर आप लोग पढ़ाई पे लग जाओ, ठीक है। चलो आ जाओ, चलिए आ गई बात समझ में? बात समझ में आ गई? बोलो ये चीज ठीक है। अब दोस्तों आप लोग मुझे बताओ, कार्बन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको मैं ऐसे ऐसे मैंने दर्शा दिया, ठीक है दोस्तों। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सर कल क्यों नहीं बताया? कल हम कुछ और समझाने में बिजी थे, अब थोड़ा सा आगे चलेंगे। तो इसको मैंने क्या कर, एक स्ट्रक्चर बना दिया, एक संरचना बना दिया जिसमें मैंने इलेक्ट्रॉन को ऐसे डॉट से दर्शाए हैं। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बात समझ में आ गई क्या? बोलो, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। दोस्तों कुछ भी बोलो यार, डार्क बैकग्राउंड में पढ़ाने में मजा आता है यार, लिखने में मजा आता है। देखो कितना अच्छे से कलर दिख रहा है, लेकिन मैं व्हाइट में इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि बच्चे खुद के नोट्स बनाने में बहुत सारे बच्चे असमर्थ रहते हैं, कुछ जॉब वगैरह कर रहे होते हैं, तो सीधा वो प्रिंट आउट निकाल लेते हैं वो। तो फिर ब्लैक इसमें डार्क में बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे उनके, इसलिए। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में? बात समझ में आ गया? तो मैंने ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दिया, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना दिया। मतलब जो कार्बन के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है ना, मैंने उसको वो क्या कर दिया, एक बिंदु से दर्शा दिया। योगेश धाकड़ एक लड़का है, योगेश नाम का। सर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नहीं हुआ क्या? अरे योगेश जी बेवकूफ हो क्या? ये क्या चल रहा है? बॉन्ड ही तो पढ़ा रहे हैं। तो जब मैंने आपको क्या बोला था, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर जो होगा ना, केमिकल बॉन्ड 2 प्रकार के होते हैं, एक आयनिक बॉन्ड और एक कोवेलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कहां पर? मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में। और सहसंयोजक बंध कहां पर पढ़ाऊंगा? कार्बन एवं इसके यौगिक में। तो वही तो चल रहा है, अब समझो। चलो दोस्तों, हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये इसकी बाह्यतम कक्षा है, ये इसकी पहली कक्षा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। तो क्या मैं हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है इसको मैं ऐसे दर्शा दूं क्या? कोई दिक्कत है क्या? तो ये क्या हो गया? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है दोस्तों। कोई और हाइड्रोजन होगा उसके साथ में भी यही चक्कर होगा, कोई और हाइड्रोजन होगा उसके साथ में भी यही चक्कर होगा, कोई और हाइड्रोजन होगा उसके साथ में भी यही चक्कर होगा। बोलो यस और नो, ठीक है। अब दोस्तों ये हाइड्रोजन आएगा इस कार्बन के पास में कि भैया एक बात बोलूं क्या? बोले बोलो।
भैया मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन है, तो मेरा एक इलेक्ट्रॉन आप अपना मान लो, आपका एक इलेक्ट्रॉन मैं अपना मान लेता हूं, शेयर कर लेते हैं सर, मेरा काम हो जाएगा। मेरे को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं से, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, तो ये एक बॉन्ड बन गया। क्या इस वाले हाइड्रोजन का काम हो गया? क्या इस वाले हाइड्रोजन का काम हो गया? क्या एक तो था ही, और कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन है ये अपना मान सकता है ना? बोलो, अरे बोलो। लेकिन क्या कार्बन का काम हुआ है कि नहीं? इसके तो मजे हो गए, वाह बहुत बढ़िया। लेकिन कार्बन ने एक दिमाग लगा रखा है। अरे बेटा रामरूप ब्लॉक कर दूंगा सर, हमेशा रिकॉर्डेड पढ़ाते हैं, मैं हमेशा रिकॉर्डेड पढ़ते हैं। क्या बोलना चाह रहे हो आप? अच्छा आप हमेशा रिकॉर्डेड पढ़ते हो, पहली बार लाइव है ऐसे बोल रहे हो कि ठीक है। तो आपने बोला नीरज सर रिकॉर्डेड पढ़ाता है, दिमाग खराब हो जाता है मेरा, इतनी मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ फिर ऐसे करते हो। अरे इधर ध्यान दो चुन्नू जी, बोलो आगे क्या बात समझ में? ठीक है दोस्तों ध्यान से देखो, ये कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन और आया, बोले भैया आपने उस हाइड्रोजन की मदद करी थी, मेरी भी कर दो ना। मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। आपका एक इलेक्ट्रॉन क्या मैं अपना मान सकता हूं? क्या मेरा काम हो जाएगा? ठीक है, तो यहां पर इसका एक इन्होंने शेयरिंग कर ली। तो क्या देखो इस वाले हाइड्रोजन का काम हो गया? क्या इसके पास एक तो था ही, ये वाला भी इसका काम हो गया। चलो क्या बात है। सेम चीज दोस्तों, एक हाइड्रोजन का एटम इसके पास में आया, भैया एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते ना, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। कोई और हाइड्रोजन का एटम आया, वहां इसके और इसके बीच में भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। क्या इस वाले हाइड्रोजन का काम हो गया? क्या हो गया? इस वाले का हो गया? क्या हो गया? इस वाले का हो गया? क्या हो गया? इस वाले का हो गया? क्या हो गया? सब चारों खुश हो रहे थे, लेकिन इनको यह नहीं पता कार्बन ने भी अपना काम करवा लिया है। देखो कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन तो थे ही, 1 2 3 4, और एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया 5वां, एक ये 6ठा, एक ये 7वां, एक 8वां। क्या कार्बन का भी काम हो गया क्या पूरा? तो क्या यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बना है क्या? और जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है तो क्या दोस्तों इसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं? क्या बोलो, मजा आया नहीं आया? सह संयोजक बंध बोलते हैं या नहीं बोलते? बताओ बताओ, बोलते हैं या नहीं बोलते? अरे बोलते हैं या नहीं बोलते? बोलते हैं सर, वेरी गुड सर, थैंक यू सर। चलो आ जाओ दोस्तों, अब मैंने ये बोल दिया CH4, क्या मैं इसको एक सह संयोजक यौगिक बोल सकता हूं? हां सर बोल सकते हो। दोस्तों अगर बात करी जाए इसके एक मॉलिक्यूल, एक अणु में, अगर मैं बोल, इसका नाम है मीथेन। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए मीथेन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं मीथेन के? तो 4 हाइड्रोजन के, 1 कार्बन के, 5 एटम होते हैं। बहुत बढ़िया। मैंने आपको कल भी बताया था कि जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक अणु है, तो यहां पर इसके अंदर जो एटम के बीच का जो बॉन्ड है ना, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, वो तो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ये तो एक ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये तो ठीक है, एक मजबूत बंधा है। लेकिन मैंने बताया था जैसे मान लो कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, कोई तीसरा मॉलिक्यूल है, तो ये जो 2 मॉलिक्यूल के जो बीच का बॉन्ड है, इसको आपने क्या बोला था? इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड, अंतर आणविक, अंतर आणविक बल। तो ये बल कैसा था? स्ट्रांग था, ये वीक था। तो ये वाला क्या था? वीक था, कमजोर था, दुर्बल था। तो एक चीज मुझे बताइए, क्या इनके पार्टिकल्स को हम लोग आसानी से अलग अलग कर सकते हैं? क्या आसानी से? यानी इनके मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होते हैं? क्योंकि इनके 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बॉन्ड है काफी वीक होता है। आगे ये बात समझ में? चलिए दोस्तों, कल मैंने बताई थी, तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर करके बताओ। बताओ जित्तू जी, इस नंबर पे बात कर लो कोई, ये हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है? बताओ
सह संयोजक बंधित अणुओं का गलनांक और क्वथनांक कम क्यों होता है? क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है, फोर्सेज बोल दो या बॉन्ड बोल दो, देखो एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर इसको बॉन्ड बोल दो या बोल दो एक बल है जो इन दोनों को पकड़ के रखा हुआ है, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर जो बॉन्ड होते हैं या इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, काफी वीक होते हैं। इस वजह से क्या होता है, इनका गलनांक और क्वथनांक काफी कम होता है। बात आ गई समझ में? कई बच्चे अभी भी ऑप्शन नंबर डी पे टिक कर रहे हैं। हाँ राजी होगा, पढ़ लो, ठीक है। आगे बात समझ में? चलिए थोड़ा सा आगे चले। तो ये वाली बात हम लोग कल पढ़ चुके थे, अब इसके आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं एलोट्रोप ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के अपर रूप। दोस्तों जब भी कार्बन के अपर रूप आप लोग पढ़ते हो, बस जब भी मैं अपर रूप बोलता हूं, बच्चों को अपर रूप के नाम पे यही पता है कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन। अगर मैं पूछ लूं ना कि अपर रूप क्या होता है, किसी को नहीं आता, किसी को नहीं आता। क्लियर है? चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप लोग मुझे बताओ, आटा आप लोग सभी जानते हैं इंग्लिश में जिसे फ्लोर बोलते हैं, आटा। दोस्तों इस आटे की हम लोग रोटी भी बनाते हैं। दोस्तों आपको पता है आटे की जो ब्रेड मिलती है मार्केट में, वो भी आप लोग आटे से बनाई जा सकती है। दोस्तों जो पाव आते हैं ना, पाव, क्या वो भी आटे से बनाए जा सकते हैं क्या? हाँ सर, वो भी आटे से बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये भी आटे की बनी है, मान लो गेहूं के आटे की बनी है, ये भी गेहूं के आटे की बनी है, ये भी गेहूं के आटे का बना है। लेकिन क्या फिर भी इन तीनों में कुछ फर्क है क्या? तभी तो इनके नाम अलग अलग दिए गए हैं, बोलो। तो सिमिलरली दोस्तों जो डायमंड होता है, हीरा, इसमें केवल और केवल कार्बन का बना हुआ है, कार्बन के एटम्स ही, इसमें और कुछ भी नहीं है। दोस्तों ग्रेफाइट एक पदार्थ होता है, ये भी, इसमें भी केवल कार्बन के एटम्स होते हैं और कुछ भी नहीं होता। दोस्तों फुलरीन, इसमें भी केवल कार्बन के एटम्स होते हैं, कुछ भी नहीं होता। ये भी प्योर कार्बन का बना हुआ है, ये भी कार्बन का बना हुआ है, ये भी कार्बन का बना हुआ है, लेकिन इन तीनों में काफी अंतर है। तो दोस्तों आप इसको दूसरे एग्जांपल से समझो। देखो जैसे ये लोहे की रॉड है, ठीक है दोस्तों, क्या लोहे की जो रॉड है या लोहे का एक टुकड़ा क्या बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा क्या? जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, लोहे के एटम बोलेंगे, बोलो हाँ या ना? लोहे के परमाणु बोलेंगे, बताओ। अब दोस्तों मान लीजिए हमारे भारत का एक राज्य है बिहार, ठीक है, एक राजस्थान, चलिए एक कुछ भी ले लो, हरियाणा ले लो, और एक कौन सा ले, यूपी ले लेते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताओ बिहार में जो लोहा है, आपके किसी के घर पे लोहा का टुकड़ा पड़ा है, राजस्थान में मान लो मेरे घर पे कोई लोहे का टुकड़ा पड़ा है, हरियाणा में किसी बच्चे के घर पे लोहे का टुकड़ा पड़ा है, यूपी में किसी बच्चे के घर पे लोहे का टुकड़ा पड़ा है। दोस्तों अगर ये लोहे से लोहा का टुकड़ा अगर हमारे पैर में गिर जाए तो दर्द होगा क्या? बिहार के बच्चे के भी दर्द होगा, राजस्थान के बच्चे के भी दर्द होगा, हरियाणा के बच्चे के भी दर्द होगा, यूपी के बच्चे का भी दर्द होगा। क्यों? ऐसा थोड़ी है कि यूपी में जो लोहा है वो काफी सॉफ्ट है तो उसके गिरने से पैर पे नहीं लगती, या राजस्थान में जो लोहा मिलता है वो काफी हार्ड है, अगर वो गिर गए पैर में तो क्या होता है, क्या होता है? चोट लगेगी। दोस्तों क्या सभी की प्रवृत्ति एक जैसी है क्या? क्यों? क्योंकि ये भी लोहे के एटम से मिलकर बना हुआ है, ये भी लोहे के एटम से मिलकर बना हुआ है, ये भी लोहे के एटम से मिलकर बना हुआ है, ये भी लोहे के एटम से मिलकर बना हुआ है। सेम चीज मैं बोल रहा हूं, हीरा कार्बन के एटम से मिलकर बना हुआ है, ग्रेफाइट भी केवल कार्बन के एटम से मिलकर बना हुआ है, फुलरीन भी केवल कार्बन के एटम से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इनकी विशेषताओं में काफी ज्यादा अंतर है। तो इन्हें हम लोग बोलते हैं, क्या मैं इसको बोल दूं क्या, कार्बन की, जैसे आप मार्केट में जब गाड़ी लेने जाते हो तो आप देखना बेस मॉडल होता है। जैसे मान लीजिए जब आप लोग कमाने लग जाओगे, हो सकता है किसी घर में कार हो, अभी भी हो, और नहीं होगे तो यार जब नौकरी करने लग जाओगे तब ले लोगे, कोई बड़ी बात नहीं, 4-5-6 साल बाद में। तो जब आप कार खरीदने जाते हो ना, तो एक तो आता है बेस मॉडल। बेस मॉडल में क्या होता है, अंदर म्यूजिक सिस्टम नहीं होता है। गाड़ी चालू करने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो चाबी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे अपन एक्टिवा में लगाते हैं, स्कूटर में लगाते हैं।
उससे थोड़ा सा ऊपर होता है, उसमें थोड़ा सा म्यूजिक सिस्टम होता है, उसमें भी आपको फिर लेकिन चाबी से खोलना पड़ेगा। उससे ऊपर का होता है, उसमें म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा होता है, टायर भी काफ़ी अच्छे होते हैं। उसको खोलने के लिए आपको चाबी लगाने की जरूरत नहीं है, रिमोट आएगा, उससे हो जाएगा काम। आ गई बात समझ में? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी केवल कार्बन के एटम का बना हुआ है, ये भी कार्बन के एटम का बना हुआ है, ये भी कार्बन के एटम का बना हुआ है, लेकिन इनकी तीनों की विशेषताएं अलग अलग है। तो इसे हम लोग बोलते हैं कार्बन के अपर रूप। अच्छा, मैं अगर केवल कार्बन के रूप भी तो रूप, कार्बन अलग अलग रूपों में दिख रहा है ना, तो ये कार्बन के अपर रूप है। जैसे सब लड़ते रहते हैं कि भाई ये भगवान, वो भगवान, ये धर्म, वो धर्म, अरे सब एक ही है ऊपर, ठीक है? कभी किसी का बुरा मत करो। मुझे बताओ कौन से भगवान आपको बोलते हैं, या कौन से किस धर्म में ये बताया जाता है कि सबका कॉमन ही एक तरह से देखे तो ये लोगों ने आपस में बांट लिया। कोई जाति के नाम पे लड़ते हैं, कोई धर्म के नाम पे लड़ते हैं। मतलब कोई ये नहीं सोचता कि अगर हम गलत काम करेंगे तो भगवान डांटेंगे हमको, ये नहीं सोचता। बस सब ज्ञान दे रहे एक दूसरे को कि नहीं तुम अच्छे, मैं अच्छा, तू अच्छा, मैं बुरा, ये चलता रहता है। आगे बात समझ में? ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कार्बन के तीन अपर रूप पाए जाते हैं सर। जैसे डायमंड, हीरा कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप है, इसका मतलब केवल कार्बन के एटम से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों, ग्रेफाइट भी कार्बन का एक अपर रूप है, इसका मतलब यह भी केवल कार्बन के एटम से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों, फुलरीन भी एक कार्बन का अपर रूप है, इसका मतलब यह भी कार्बन के एटम से मिलकर बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग इस डायग्राम में देख पा रहे हो क्या एटम्स का अरेंजमेंट अलग अलग है? हीरे में देखो एटम अलग प्रकार से जुड़े हुए हैं, फुलरीन में एटम ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं कि ऐसे फुटबॉल जैसे संरचना में जुड़े हुए हैं, यहां पर एक अलग प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो आप लोग मुझे एक चीज बताइए, क्या इसको दबाना और इसको दबाना सब में सेम एफर्ट लगेंगे क्या? नहीं, किसी में ज्यादा, किसी में कम, क्योंकि अरेंजमेंट अलग अलग है। तो इसलिए इन तीनों की विशेषताएं अलग अलग होती है। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं इन तीनों को कार्बन के अपर रूप। बोलो यस और नो। आगे बात समझ में? योगेश धाकड़ बोल रहा है सिलेबस कंप्लीट कब होगा? अच्छा योगेश जी, कितने चैप्टर कर लिया आपने? है कितने चैप्टर कर लिया? हो गया ये सिलेबस कंप्लीट का? केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर, उसका एनवायरनमेंट शुरू करेंगे। सिलेबस कब होगा? एक ही रट लगाए जा रहे हो। आगे बात समझ में? क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं एलोट्रॉप किसे बोलते हैं? जैसे एक चीज मुझे बताओ, जैसे लोहा है, आयरन है, लोहा है, ठीक है दोस्तों। जब आप लोग लोहे को बहुत गर्म करोगे तो लोहा मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर इसको भी तो अपर रूप बोल सकते हैं। देखो कार्बन दो रूपों में पाया जा रहा है। देखो सर तरल अवस्था में भी, यहां पर इसकी विशेषता अलग है, ये यहां पर फ्लो कर सकता है, यहां पर नहीं कर सकता सर, है ना? आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ये कि सर इसको भी मैं आयरन के अपर रूप बोल दूं कि लोहे के अपर रूप, क्योंकि ये भी लोहा है, ये भी लोहा है। दोस्तों, अपर रूप आप किसको बोलते हैं? एक ही अवस्था में। जैसे डायमंड, हीरा क्या है, किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। ये भी ठोस अवस्था में, ये भी ठोस अवस्था में। तो एक ही अवस्था है, उसके बावजूद दोस्तों अलग अलग बिहेव आ रहा है। तब आप लोग, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? रूप नहीं बोल के एक अलग वर्ड दिया है, अपर रूप यानी एलोट्रोप। तो अपर रूप क्या है? एक ही भौतिक अवस्था में एक ही तत्व के विभिन्न संरचनात्मक रूप है। जैसे दोस्तों ग्रेफाइट, ये भी ठोस अवस्था में पाया जाता है, डायमंड ये भी ठोस है, एक ये भी ठोस है। तीनों ही आप लोगों के केवल कार्बन के एटम से मिलकर बने हुए, लेकिन तीनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, कोई हार्ड है, कोई सॉफ्ट है। आगे बात समझ में? क्लियर है? बोलो यस और नो। चलिए, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरीन, गुरुजी इन तीनों में क्या अंतर है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूं डायमंड काफी हार्ड है, कठोर है। कठोर क्यों है? क्योंकि
इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से कि इसको दबाना बहुत मुश्किल है। मान लो मैंने आपको बोला ग्रेफाइट थोड़ा सॉफ्ट है, इसका मतलब इसको थोड़ा दबाना आसान है, एक ऐसे समझ सकते हैं। तो उसके पीछे मेन कारण क्या है, क्योंकि इसमें एटम एटम आपस में जो जुड़े हुए हैं वो अलग प्रकार से जुड़े हुए हैं, इसमें जो एटम एटम्स जुड़े हुए हैं वो अलग प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, एक्चुअली में इनके पीछे डिफरेंस क्या है, तो एटम्स के अरेंजमेंट का डिफरेंस होता है। ठीक है, मतलब बॉन्ड का टाइप अलग अलग है। देखो इसमें अलग प्रकार से जुड़े हुए हैं, इसमें पता नहीं कैसे जुड़े हुए हैं। तो बॉन्ड और एटम्स का अरेंजमेंट अलग अलग होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। दोस्तों जब भी आप लोग कार्बन के अपर रूप पढ़ोगे ना, आपको बस यही पढ़ा दिया जाता है, ग्रेफाइट, फुलरिन, डायमंड। क्या आपको थोड़ा सा समझ में आया, फील कर पाए? क्या समझ में आया, फील कर पाए? तो मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अगर आपको 40 में से 40 मार्क्स लाने हैं, आराम से आप पढ़ो। जैसे मैं एक एक चीज समझू, भागो मत। आप भागोगे तो हो जाएगा सिलेक्शन, हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन अच्छे से समझोगे सिलेक्शन तो होगा ही, और आप लोग 100% मार्क्स भी लेकर आएंगे। आगे बात समझ में चलिए। ठीक है गुरुजी, हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आया। चलो एक एक को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों डायमंड की, यानी हीरे का। अगर मैं आप लोगों से पूछूं हीरे का यूज कहां पर होता है, बताने की जरूरत है क्या? आप लोग बोलोगे ज्वेलरी में होता है। ठीक है, अब और यूज बताता हूं। दोस्तों डायमंड में क्या होता है, एटम्स का अरेंजमेंट इतना बढ़िया होता है कि इसको आसानी से दबाया नहीं जा सकता, ये बहुत हार्ड होता है, कठोर होता है। तो दोस्तों हीरे में कार्बन का एटम्स का अरेंजमेंट इस प्रकार से है कि ये बहुत हार्ड है, बहुत कठोर है। तो दोस्तों ये इतना कठोर है कि डायमंड का इस्तेमाल हम लोग कटिंग में भी कर लेते हैं। कटिंग में भी, किसी चीज को काटने के लिए, किसी चीज को, ये इतना हार्ड है कि किसी को काट देगा, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो बहुत स्ट्रांग है, ये किसी चीज को काट सकता है। तो इसका इस्तेमाल कटिंग में भी किया जा सकता है, चीजों को काटने में भी किया जा सकता है। आगे बात समझ में चलिए सर, बात करते हैं। देखो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे डायमंड में, जैसे मान लो ये कार्बन का एटम है, बोलो है या नहीं है? ये भी कार्बन का एटम है, ये भी है, ये भी है, ये भी। देखो ये वाला जो कार्बन का एटम है, देखो इसको मैं क्या कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से समझना, मैं इसको काले कलर से कर देता हूं। ये कार्बन का एटम है, देखो देख लो, फिर मत बोलना दिख नहीं रहा। देखो ये कार्बन का एटम है, मैंने इसको काले कलर से बना दिया। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? आप लोग मुझे एक चीज बताएंगे, ये कार्बन का एटम कौन कौन से एटम से जुड़ा हुआ है? देखो एक तो इस वाले एटम से जुड़ा हुआ है, क्या मैं इसको लाल कलर से दर्शा दूं क्या? बोलो। एक इस वाले एटम से जुड़ा हुआ है, इसको मैं लाल कलर से दर्शा दूं क्या? एक इस वाले एटम से जुड़ा हुआ है, इसको लाल कलर से दर्शा दूं क्या? एक इस वाले एटम से जुड़ा हुआ है, क्या इसको लाल कलर से दर्शा दूं क्या? यानी अगर एग्जाम में पूछा जाए डायमंड के स्ट्रक्चर में एक कार्बन का एटम कितने एटम से जुड़ा होता है? 4 से जुड़ा होता है। याद रख लोगे? आप लोग बोलोगे कि सर ये पीछे डैश 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 आ रहा है, सर ये भी क्या बॉन्ड है क्या? बताओ। नहीं दोस्तों, वो जो पीछे पीछे डैश 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 आ रहा है ना, ये बेसिकली इस वाले एटम और इस वाले एटम को जोड़ रहा है, हमको इससे मतलब नहीं है। मैंने इसको देखो, ये एटम किससे जुड़ा हुआ है, एक तो इससे, एक इससे, एक इससे, एक इससे। तो ये एग्जाम में पूछा जा चुका है आरआरबी जेईई 2019 में कि हीरे की संरचना में एक कार्बन का एटम कितने एटम से जुड़ा होता है? तो आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। गलत तो नहीं कर दोगे? चलिए आ जाओ। तो देखिए यहां पर हीरे में ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। अब एक चीज मुझे बताएंगे, जैसे ये कार्बन का एटम है, ठीक है, ये इससे जुड़ा हुआ है, मान लो इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है। दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर बन रही है ना, ये कॉकरोच बन रहा है, मगरमच्छ मतलब क्या दिख रहा है आपको? मकड़ी जैसा दिख रहा है ना। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। हालांकि आपको ये नाम पढ़ने की जरूरत, मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है, रख लो तो अच्छी बात है। बस आपको मेन चीज जो ध्यान में रखना है वो ये याद रखना है, एक कार्बन का एटम कितने कार्बन के एटम से जुड़ा होता है। आगे बात समझ में चलिए आ जाओ। दोस्तों अगर डायमंड की बात करी जाए तो डायमंड की कुछ लंबाई भी होती है, कुछ चौड़ाई भी। जैसे मान लो डायमंड है, ऐसे होता है ना चमकीला, किसी किसी ने तो रिंग पहन रखी होगी, पहन रखी क्या?
अरे कैसा भी हीरा हो, नकली हीरा हो, कुछ भी हो, अपन तो नकली पहनते हैं, बताओ। तो उसकी कुछ लंबाई चौड़ाई, तो एक डायमंड एक जो 3D स्ट्रक्चर है ये ना, मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होती है, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब बात करी जाए दोस्तों, आप मुझे बताओ ये कार्बन का एटम और ये कार्बन का एटम, इनके बीच में बॉन्ड कौन सा होगा? ये एक अधातु है, ये भी अधातु है। अधातु अधातु के बीच का बॉन्ड कौन सा होता है? कोवेलेंट होता है। तो ये बॉन्ड कौन सा हो गया आप लोगों का? कोवेलेंट हो गया, सह संयोजक हो गया। ये भी बताने की जरूरत है क्या? क्या मैंने बताया था क्या एटम एटम के बीच का जो बॉन्ड होता है काफी स्ट्रांग होता है? तो दोस्तों यहां पर भी ये काफी स्ट्रांग बॉन्ड होने की वजह से इसकी हार्डनेस, कठोरता बहुत ज्यादा हो जाती है। डायमंड, आपको पता है जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं नेचुरल, उसमें से सबसे हार्ड, सबसे कठोर कौन है? क्या हमारी स्किन हार्ड है क्या? अरे बहुत सॉफ्ट है सर, ऐसे मोड़ लूं मैं तो। डायमंड को ऐसा करके देखो, हमारे हाथ में लग जाएगी, उसका कुछ नहीं होगा। तो डायमंड क्या है? बहुत हार्ड है। अगर पूछा जाए सबसे कठोर पदार्थ बताओ, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर, तो वो क्या है? आपका हीरा ही है। आगे बात समझ में, चलिए नेक्स्ट बात करें, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रांग भी होता है, बहुत हार्ड भी होता है। चलो अब सर इसकी प्रॉपर्टीज बताओ। हीरे के बारे में कुछ पता है क्या आपको? मतलब प्रॉपर्टीज का मतलब है, आप मुझे बताओ, अगर मैं हीरे के एक किनारे को गर्म करूंगा तो क्या दूसरा किनारा तुरंत गर्म हो जाता है क्या? हाँ। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, ऊष्मीय चालकता बहुत अच्छी होती है, कई बार मैंने आप लोगों को बताया। डायमंड किसका बना हुआ है? कार्बन का बना हुआ है, कार्बन के एटम्स का। कार्बन क्या है? एक अधातु है। तो ये अधातु का बना होने के बावजूद इसकी ऊष्मीय चालकता बहुत शानदार है। दोस्तों अगर मैं इसमें से करंट पास करवाऊं तो हो जाएगी क्या? नहीं। तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी विद्युत चालकता तो बहुत कम होती है, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी का तो नॉन कंडक्टर होता है, विद्युत का तो कुचालक होता है, लेकिन ऊष्मा का सुचालक होता है। लिख दो ऊष्मा का सुचालक, ऊष्मा का सुचालक, गुड कंडक्टर या बेस्ट कंडक्टर बोल सकते हो। मेटल से भी ज्यादा होती है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी, बताया था ना। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ऊष्मा का सबसे शानदार चालक। यहां जैसे मान लो ये हीरा है, तो ये किनारा गर्म करोगे, ये किनारा तुरंत हो जाएगा, ठीक है। अरे किसी ने पहन रखी क्या हीरे की अंगूठी? ठीक है, हीरा नकली वकली कुछ भी हो, बहुत जने पहनते हैं ना, असली हो तो अच्छी बात है। जैसे कोई गोल्ड की रिंग पहनता है तो उस पर देखो आप थोड़ा सा नगीना टाइप का कुछ लगा होगा, तो वो बेसिकली उसको डायमंड ही तो बोलते हैं अपन। बोलो बात आ रही है समझ में? कुछ लोग चेन पहनते हैं, फिर ऊपर के 1 या 2 बटन खोलते हैं, उनको बोलो कि बटन बंद करके बताओ, वो चेन खोल देंगे वो, लेकिन बटन बंद करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको दिखाना है। मैं कोई टीचर देखता हूँ, इधर ये अंगूठी, ये 8 की 8 उंगली में अंगूठी, चैन वगैरह, ये ऐसे। ये बड़े टीचर की निशानी है, आपको पता है? बड़ा टीचर उससे माना जाता है जो बहुत ज़्यादा सोना पहनता है, गोल्ड पहनता है। कंटेंट से कोई मतलब नहीं है बड़े टीचर का, छोटे टीचर का। जो ज़्यादा गोल्ड पहनेगा ना उसे। आ जाओ आगे बात समझ में, चलिए। तो इसका यूज़ कहाँ पर होता है आप लोग मुझे बताएंगे? ज्वेलरी में तो होता ही है, और मैंने एक चीज़ आपको क्या बताई, कटिंग में इसका यूज़ होता है ना, ठीक है, कटिंग में। तो कटिंग में इसका यूज होता है, किसी भी चीज को काटने में, कांच आप काट लोगे या डायमंड का आप लोग यूज कर लो, ठीक है। ज्वेलरी बनाने में, आभूषण बनाने में, वो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट अपर रूप का बात करते हैं, ग्रेफाइट। दोस्तों डायमंड क्या था, कठोर था या सॉफ्ट था? कठोर था। ग्रेफाइट क्या होता है दोस्तों, काफी सॉफ्ट होता है और थोड़ा सा स्लिपरी भी होता है, ऐसा ना, मतलब फिसलन जैसा होता है ये आप लोगों का, काफी सॉफ्ट होता है। आप इसको सॉफ्ट होता है मैं कैसे मतलब डायमंड तो बहुत हार्ड है, ये काफी सॉफ्ट है बेचारा, और फिसलन जैसा भी हाथ लगाओगे ना इस पे। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए ग्रेफाइट किस कलर का होता है, ये ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है, मतलब ग्रे को हिंदी में बोल रहे हैं धूसर। इसका कई जगह ग्रे को हिंदी में सिलेटी भी बोलते हैं, तो आप धूसर और सिलेटी दोनों याद रखिए। आगे बात समझ में, चलिए दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया, थोड़ा फिसलनदार होता है, स्लिपरी होता है और काफ़ी स्मूथ होता है, ये चिकना सा होता है, चिकना बोल दो, सॉफ्ट बोल दो, मृदु बोल दो। आगे बात समझ में दोस्तों, ये जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है। इसमें से यहाँ पर करंट फ्लो कराओगे, इसमें से आराम से
हो जाएगी। तो ये क्या है, विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। यहां से गर्म करोगे, क्या ये किनारा गर्म हो जाएगा? क्या नहीं। हीट का अच्छा कंडक्टर नहीं है, ये किसका है? इलेक्ट्रिसिटी का है, करंट का अच्छा कंडक्टर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर समझते हैं, ग्रेफाइट की संरचना समझते हैं। दोस्तों क्या ग्रेफाइट भी कार्बन के एटम से मिलकर बना हुआ है क्या? तो यहां पर देखो ये भी कार्बन के एटम से मिलकर बना हुआ है, लेकिन एक विशेष चीज आप लोग ध्यान रखना है यहां पर। अरे बोलो भैया, सिलेबस होने वाला है पूरा। कब से करा रहा हूं मैं? कब से करवा रहा हूं? जनवरी से। देखो अपना साथ खत्म होने वाला है, अब नए बच्चों से मिलेंगे अगले साल। अब अगले साल नए बच्चों से मिलेंगे। सर हमको छोड़ दोगे क्या? नहीं, पहले पूरा सिलेबस कराएंगे, रिवीजन भी कराएंगे, टेस्ट भी लेंगे। आप कैसे कैसे कर देंगे जब तक आपको, जब पूरा वादा किया है आपको 40 में से 40 दिलाने का, है ना? चलो, लेकिन प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी आप लोगों ने पढ़ा है ना उसको रिवाइज करते हुए चलिए आप, है ना? आ जाओ। चलिए दोस्तों, यहां पर आप लोग एक मैं थोड़ा बैठ के समझा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो चलो मैं खड़ा हो जाता हूं। देखो मेरी बात को ध्यान से समझो। अगर आप लोग यहां पर नोटिस करोगे ना तो कुछ चीज देखने को मिलेगी आपको। क्या? जैसे दोस्तों ये एक पूरी लेयर है। लेयर कैसे मैं समझाता हूं, देखो रुको। ये देखो, ये जैसे एक लेयर है। आगे बात समझ में? ठीक है दोस्तों, ये रही दूसरी लेयर। तो ग्रेफाइट में क्या होते हैं, कुछ कार्बन्स के एटम होते हैं जो एक लेयर में होते हैं, कुछ कार्बन के एटम्स अगली लेयर में होते हैं, और फिर ये इस ऊपर वाली कार्बन के, इस ऊपर वाली लेयर में जो कार्बन के एटम्स है और नीचे वाली लेयर में जो कार्बन के एटम्स है, इनके बीच में क्या बॉन्ड होता है? क्या? यस, बॉन्ड होता है। तो स्ट्रक्चर देखो, समझो पहले यहां पर ग्रेफाइट में स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो समझो, मेरी बात को ध्यान से समझिए। देखो देखो देखो, यहां पर ये एक लेयर है, इस एक लेयर में बहुत सारे कार्बन के एटम्स है। ये दोस्तों एक अगली लेयर है, इसमें बहुत सारे कार्बन के एटम्स है। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखना, ग्रेफाइट में जो कार्बन के एटम्स अरेंज होते हैं वो कैसे होते हैं? लेयर्स में होते हैं। देखो कुछ इस लेयर में, कुछ इस लेयर में। आगे बात समझ में? दोस्तों क्या एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर थोड़ी सी ऐसे स्लाइड कर सकती है क्या? फिसल सकती है क्या? हाँ, इसीलिए ग्रेफाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं? थोड़े से स्लिपरी होते हैं, फिसलन होते हैं। ग्रेफाइट पर हाथ लगा के देखोगे तो। आ जाओ, चलिए तो आप ध्यान रखना एक चीज और अच्छे से ध्यान रखना। देखो बताऊं मैं, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, यहां पर 6 कार्बन के एटम देखो ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो एक ही प्लेन में 3 अन्य देखो मेरी बात, जैसे मान लो एक कार्बन का एटम ये रहा, ये किससे जुड़ा हुआ है? सर इससे जुड़ा हुआ है, और इससे, सर इससे। तो एक कार्बन का एटम यहां पर 3 से जुड़ा हुआ है, लेकिन जुड़ के एक कैसे, अगर एक बात करी जाए कैसी वो बना रहा है, एक हेक्सागोनल लेयर बना रहा है। हेक्सागोनल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके, फिर ये किसी का 3 से जुड़ रहा है, फिर ये ऐसे ऐसे कर करके ऐसे जुड़ रहा है। क्लियर है? ठीक है, ध्यान रखना, एक लेयर के कार्बन एटम्स दूसरे लेयर के कार्बन के एटम से ये किससे जुड़ा हुआ है? ये नीली नीली लाइन देख पा रहे हो? तो ये एक प्रकार के बॉन्ड है। इन बॉन्ड का नाम है वॉन्डर वॉल बॉन्ड। ठीक है, बस नाम याद रखना है, वॉन्डर वॉल बॉन्ड, हिंदी में बंद, वॉन्डर वॉल बंद, जो कि काफी वीक होते हैं, काफी कमजोर होते हैं, दुर्बल होते हैं। क्लियर है क्या? तो इनके बीच में वॉन्डर वॉल बलों के द्वारा या वॉन्डर वॉल बंद के द्वारा क्या होते हैं? ये आपस में जुड़े होते हैं। तो लेयर कैन स्लाइड ओवर वन अदर, जो नीचे की परत है ऊपर की परत है, ऐसे क्या इनके बीच में कुछ स्लाइडिंग हो सकती है क्या? इसकी वजह से दोस्तों जो ग्रेफाइट वगैरह होती है वो क्या होती है? सॉफ्ट होगी। नितिन सैनी जी बोल रहे हैं सर कोर्स खत्म होने के बाद क्या करोगे? तो मेरा कान पकड़ के इधर लेके आऊंगा और 2 क्वेश्चन पूछूंगा, नहीं बता पाए ना तो देखना। कोर्स खत्म होने के बाद क्या करोगे? 20 मिनट से एक कमेंट कर रहा है बच्चा,
पढ़ाई तो हो नहीं रही तुमसे। नितिन सैनी बोल रहे कोर्स खत्म होने के बाद क्या करोगे? तुम्हारा कान पकड़ के इधर लेके आऊंगा, 4 क्वेश्चन पूछूंगा जो मैं पढ़ा चुका हूं उनमें से, और तुम्हारे पिताजी को फोन करूंगा कि देखो पढ़ाई नहीं कर रही है, आ जाओ। चलिए इसका आंसर बताएंगे। सर ग्रेफाइट कॉपर का बना होता है या कार्बन का? अरे यार कैसे क्वेश्चन पूछते हो तुम यार, टेंशन हो जाती है। कार्बन का अपर रूप है, कार्बन के एटम्स का बना हुआ है, कितनी देर से बता रहा हूं मैं, चैप्टर पढ़ लिया। किस अधातु का अपर रूप विद्युत का संचालन करता है? मैंने आपको बताया ग्रेफाइट करंट का बहुत अच्छा एक कंडक्टर है, विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। और ग्रेफाइट किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है, कार्बन का ये अपर रूप है, ऑप्शन नंबर सी। बोलो। चलिए नेक्स्ट अपर रूप की बात करते हैं, फुलरीन। मेरे प्यारे दोस्तों फुलरीन क्या कार्बन का अपर रूप है क्या? जी सर। तो क्या ये कार्बन के परमाणु से मिलकर बना होगा क्या? बिल्कुल दोस्तों, यहां पर कार्बन का जो परमाणु है ना, देखो ये इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं कि ये एक फुटबॉल जैसी संरचना बनाते हैं। तो कार्बन के इस अपर रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? फुलरीन इसका नाम है। जनरली दोस्तों 60 जो कार्बन के एटम्स है ना, वो आप लोगों के जुड़ के ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाए, बताओ फुलरीन में कितने कार्बन के एटम जुड़े हुए होते हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे? 60। ठीक है, आ जाओ। तो फुलरीन कार्बन का एक अपर रूप है जिसमें 60 कार्बन के एटम आपस में जुड़े हुए होते हैं, और ये इस प्रकार जुड़े होते हैं एक स्फेरिकल शेप में, गोलाकार आकृति में, या मैं बोलूं एक फुटबॉल जैसे ही आप लोगों को नजर आते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए फुलरीन की डिस्कवरी किसने करी थी, तो 1985 में रॉबर्ट कर्ल और हैरोल्ड क्रोटो और रिचर्ड स्मॉली, 3 व्यक्ति ने इसकी डिस्कवरी करी थी। नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो बताओ इसका आंसर। बताओ बताओ। अभी मैंने बताया तो 60 कार्बन के एटम जुड़ के क्या बनाते हैं? फुलरीन बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, इसका एक नाम और है। क्या? पूरा नाम बकमिंस्टर फुलरीन। क्या कोई मुझे बताएगा कि इसका नाम बकमिंस्टर फुलरीन क्यों रखा गया? दोस्तों बोलो। तो एक दोस्तों वो थे आर्किटेक्चर थे जिनका नाम था, ठीक है, बकमिंस्टर फुलर। क्लियर है? तो उन्होंने एक डोम बनाया था। डोम जानते हो? जैसे अपनी आपने सुना होगा आयरन डोम, इजराइल का जो डिफेंस में जो यूज करता है आयरन डोम। तो डोम का मतलब एक ऐसे झोपड़ी जैसी ऐसे कुछ बना लेना, ऐसे कटोरा जैसे ऐसे कुछ बना लेना। तो इन्होंने दोस्तों एक स्ट्रक्चर बनाया था, फोटो लगाना मैं भूल गया। मतलब आज जाओगे आप किसी भी बड़ी बड़ी कंट्री में, बहुत ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे, ठीक है, ऐसे गोल आकृति के ये। तो इन्होंने एक ये बनाया था, इसी प्रकार का एक डोम बनाया था। तो क्या बोलते हैं, इन्हीं के नाम पे इनका नाम क्या रखा गया? बकमिंस्टर फुलरीन भी रखा गया। आगे बात समझ में क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाए कि जो एक आप लोगों का फुलरीन है उसमें क्या क्या पाया जाता है। देखो मेरी बात को ध्यान से समझो। देखो देखो प्लीज मेरी बात को ध्यान समझो। ये एक कार्बन का एटम है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। क्या 5 कार्बन के एटम जुड़े हुए हैं क्या? क्या ये एक ऐसे रिंग बना रहे हैं क्या? बोलो बोलो बोलो। तो दोस्तों फुलरीन में आप लोग देखोगे 5 कार्बन मिलके एक रिंग बना रहे हैं, ठीक है। क्या दोस्तों कहीं पर आपको 6 कार्बन भी जुड़े हुए दिख रहे हैं क्या? देखो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 कार्बन भी जुड़ के एक रिंग बना रहे हैं। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए फुलरीन में कितने 5 कार्बन वाली रिंग पाई जाती है, कितनी 6 कार्बन वाली, तो देखिए दोस्तों 6 कार्बन वाली आपके पास में 20 रिंग पाई जाती है। 6 कार्बन वाली 20 रिंग पाई जाती है, या इसको हेक्सागन भी बोल देते हैं। हेक्सागन मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, 6 भुजा वाले किसी आकृति को हेक्सागन बोलते हैं।
6 भुजा वाली किसी आकृति को षटभुज बोलते हैं। तो इसमें 20 तो षटभुज होते हैं। षटभुज का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6। कितनी भुजा हो गई? 1 2 3 4 5 6। बोलो हाँ है ना? क्लियर है? और 12 पेंटागन होता है। पेंटागन का मतलब क्या है? पंचभुज का मतलब 1 2 3 4 5। 5 भुजा वाली आकृति को। ये आकृति कैसे बनी? 1 2 3 4 5 कार्बन के एटम से। क्लियर है? चलिए हाँ, अब दोस्तों फ्लोरीन काफी आप लोगों का सॉफ्ट है, तो इसका यूज होता है लुब्रिकेंट में, स्नेहक में, यानी जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स होते हैं ना उनके बीच में अगर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, तो उसके बीच में क्या लगा दो आप? फ्लोरीन लगा दो। ठीक है। एक इसका यूज सेमीकंडक्टर में होता है, अर्धचालक के रूप में होता है। ठीक है। और एक सुपर कंडक्टर, अतिचालक, मतलब जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आ गई बात समझ में? दोस्तों इतना रखे है। 2 क्लास और बची है आपकी इसकी, कार्बन एवं इसके यौगिक की, तो ये 2 में आज कंप्लीट हो जाएगा अपना। और बाकी आप अच्छे से पढ़ाई करो। और अपना सिलेबस होने वाला है कार्बन एवं इसके यौगिक की 2 या 3 क्लास जो भी होगी उसके बाद में कंप्लीट है। पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर में डाल दूंगा, लेकिन ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन आरआरबी जे को नहीं पढ़ना है। आप पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। ठीक है। तो कल हम लोग मिलेंगे और फिर उसके बाद में इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट आपका 1-2 क्लास, मतलब मैं आपसे 6 क्लास का सफ़र है बाकी अपना। लेकिन दोस्तों एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। बताऊँ कैसे फीलिंग आती है? देखो मैंने जनवरी में शुरू किया था। आप क्या है, कोई चीज़ को तो शुरू तो कर लेते हो आप, लेकिन बहुत जने उसे ख़त्म नहीं कर पाते। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। मैं जैसे आपने कई पढ़ाई शुरू कर ली, कोई बच्चे बीच में छोड़ देते हैं, कोई कैसे, कोई बिना पढ़े एग्ज़ाम देने जाता है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो शुरू करते हैं, पूरा अच्छे से पढ़ते हैं, सिलेबस पूरा करते हैं, फिर पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं। तभी तो इतने जो लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं उसमें से बहुत कम का क्यों होता है? वो ये बच्चे ही बहुत कम है। क्योंकि सिमिलरली दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, कई टीचर्स भी कोर्स शुरू कर देते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो कि आ जाओ मैं कराऊंगा, ये कराऊंगा, या पेड कोर्स में करते हो, कोर्स पूरा तक नहीं कराते। मैं आपको लग रहा होगा कि नहीं सर ऐसे तो कहाँ होता होगा, अगर किसी ने पैसे लिए हैं तो कोर्स पूरा कराता होगा। आप भी कहीं ना कहीं धोखा कुछ खाए होंगे। ठीक है। तो ये जब मैं अपना सिलेबस मेरा पूरा होने वाला है, 5 या 6 दिन का बचा है, तो मेरे लिए एक अच्छी फीलिंग है ये। क्योंकि चालू हर कोई मतलब एक कई बार बीच में आता है यार कितना लंबा खींचेगा खींचेगा खींचेगा, अब यार क्या करें, सबके आता है। आप जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको भी एक समय लगता होगा यार कितना पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ों को हटते हुए अपने फोकस करके कार्य करना पड़ता है। ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।